नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे जैसे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जांच का दायरा बड़ा होता जा रहा है, दो बड़े टेरर मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं, उसके बाद जांच जिस दिशा में जा रही है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि सही में कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी थी। होता क्या है कि लगभग हर समय जो एजेंसीज हैं, वो काउंटर टेररिज्म हो, रेड हो, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट करती रहती है, तभी हम इतना सेफ महसूस करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाती है तो वो उनका जो पेस है और जो दायरा है वो कहीं बड़ा हो जाता है। हमने देखा पहलगाम के बाद हमें पता लगा कि भारत में हजारों पाकिस्तानी भी रहते हैं। कोई 1970 से रह रहा है, कोई 1990 से रह रहा है। उन्हें किस तरीके से पकड़ा जाता है, वापस भेजा जाता है, डिपोर्टेशन की कार्यवाही शुरू होती है। ऐसा ही दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में जो घटनाक्रम घटित हुए हैं फरीदाबाद, दिल्ली और अहमदाबाद के अंदर, उसके बाद वापस से जो पेस है वो तेज हो गया है और उसमें से जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो बहुत जबरदस्त है। और अब इस पूरे शब्द का कनेक्शन अब सिर्फ अहमदाबाद, मुंबई, जम्मू कश्मीर यहां तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये दायरा कतर, ढाका, टर्की वहां तक पहुंच गया है। वो कैसे इन्वॉल्व है उसके बारे में बात होगी। मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या एंगल निकल के आ रहा है, और पाकिस्तान जो बात मैंने कल आपसे कही थी कि पाकिस्तान ने अपने अंदर ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, अब वो साबित हो गई है। उन सब पे चर्चा होगी और किस तरीके से स्टेथोस्कोप जिहाद नया जो वर्जन है भारत के अंदर लॉन्च हुआ है। सबसे पहले इस स्टेथोस्कोप जिहाद की बात कर लेते हैं। इस सब कार्यक्रम के अंदर 8-10 डॉक्टर, 7-8 डॉक्टर इसके अंदर पकड़े गए हैं अभी तक, और अभी और पकड़े जाएंगे। 2 और पकड़े गए हैं आज। तो इस सब के बीच में एक यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है जिसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये फरीदाबाद में है। देखिए 1997 में एक छोटी सी डिस्पेंसरी से शुरू हुआ था कार्यक्रम, फिर उसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया गया, उसके बाद उसकी इंस्टीट्यूशन को बढ़ाते चले गए और 2014 में वो एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी का रूप ले लेती है, यूजीसी मान्यता प्राप्त हो जाती है और इसे अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है और जो रजिस्टर्ड है दिल्ली के ओखला में, वहां से चल रहा है ये इंस्टीट्यूशन। अब इसमें फिलहाल आज के समय में 20 एमबीबीएस की सीट है और लगभग 40 या 50 के आसपास एमडी की सीटें हैं। अब ये जो सेंटर है इस पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल का, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी बनती नजर आ रही है। ऑलरेडी वहां से बहुत सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं। आज ही वहां के वीसी का स्टेटमेंट आया, नहीं साहब हम इन्वॉल्व नहीं है, एजेंसीज का साथ ऑप्शन नहीं है आपके पास, साथ देना पड़ेगा, वरना बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में नहीं चलता है, वहां पर भी पहुंच सकता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते नहीं हमें पता नहीं थी। आप किसी इंस्टीट्यूशन को ये नहीं पता कि उसके यहां एक ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जिसके घर में, जिसकी पोजीशन में 3000 किलो एक्सप्लोजिव है। ऐसा ही एक कॉलेज है जीएमसी अनंतनाग, उसे ये नहीं पता कि उसके लॉकर में AK-47 रखी जा रही है। मतलब एक कॉलेज में एक एक चीज का पता होता है, कौन क्या व्यक्ति है, किसकी क्या नेचर है। और अब ये बात कही जा रही है और अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है आज का, कि किस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी को फंडिंग होती है। मतलब अल फलाह यूनिवर्सिटी इस चीज को नहीं कह रही है, लेकिन जो लोग वहां काम करते हैं, जो लोग उससे एसोसिएटेड हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि भैया बाहर से फंडिंग आती है और मोस्ट प्रोबेबली कतर से फंडिंग आती है और पूरे अरब वर्ल्ड से आती है। और किस तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता है, आप समझ सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन के लगभग 40% डॉक्टर आज के समय में कश्मीरी हैं। और फिर वो क्या कनेक्शन है उनका पुलवामा में और सब क्या हो रहा है, ये साफ साफ सामने निकल कर आ रहा है। तो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, मुझे लग रहा है कि अब सेंटर में रखकर इस इन्वेस्टिगेशन निश्चित तौर पर की जानी चाहिए। अल फलाह अब ये मेडिकल कॉलेज नहीं, कॉलेज ऑफ रेडिकलाइजेशन हो गया है, वो स्थिति है। भैया इन जैसों का इलाज सिर्फ योगी आदित्यनाथ को आता है। एक जौहरी यूनिवर्सिटी खोली थी यूपी के अंदर, आजम खान ने जमीन कब्जा कर करके। आजम खान और यूनिवर्सिटी दोनों की औकात बता दी योगी आदित्यनाथ ने। और अगर हरियाणा में निश्चित तौर पर ऐसा मुख्यमंत्री होता, भाई वो बीजेपी का हो या कांग्रेस, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। तो आज इस तरह के सेंटर्स हरियाणा में होते नहीं अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते। और ये बिल्कुल मेवात से लगते रीजन में है और इसी इंस्टीट्यूशन में मेवात, आप वहां की डेमोग्राफी चेक कर सकते हैं जाकर, जिसने नई जानकारी है।
जम्मू कश्मीर और बिहार में भी किस रीजन से ज्यादा छात्र आते हैं, उनको यहां पे इंडक्ट किया जाता है। तो क्या भारत के बीचों बीच रेडिकलाइजेशन सेंटर खोले जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के नाम पर? क्योंकि अभी पिछले साल की या पिछले कुछ महीने पहले की मैं खबर पढ़ रहा था, जो जीएमसी जम्मू है उसके अंदर जो डॉक्टर्स का यूनियन है, डॉक्टर्स का फोरम है, उसने कंप्लेन की थी कि मौलवी आते हैं बाहर से और छात्रों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। तो जो ये उमर मरा है सुसाइड बॉम्बर, इसे भी क्या कॉलेजों के अंदर ऐसे ही रेडिकलाइज नहीं किया गया होगा? तो यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या करता है, वो कॉलेज प्रशासन क्या करता है, वो पुलिस क्या कर रही है? अगर कोई ये कहे कि पुलिस को जानकारी नहीं होती, निश्चित तौर पर होती है। ऐसे जो प्लायबल पुलिस वाले हैं, ऐसे लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सिस्टम में कहीं हो, पकड़े जाने चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब रडार पर है, तो मतलब बहुत कुछ खोला जाएगा। ये फलाह यूनिवर्सिटी का ना फलफला बना दिया जाएगा, ये निश्चित तौर पर है। इसके अलावा 2 और महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं जम्मू कश्मीर से, अनंतनाग से। अब वहां भी बहुत खतरनाक कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल जो वो 2 महिला डॉक्टर पकड़ी गई हैं, देखिए सब डॉक्टर हैं, एक चीज, एक ट्रेंड नोटिस कीजिएगा। अचानक से कम्युनिटी है जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, अपने आप को कहती है हम बहुत पिछड़े रह गए हैं, फला कमीशन ने हमें ये कहा है, हम तो बहुत गरीब हैं और हमारा उत्थान होना चाहिए। अचानक से बहुत सारे डॉक्टर्स बन रहे हैं, और डॉक्टर बनना, उसकी तैयारी करना अपने आप में एक बहुत महंगा प्रोसेस है। फिर जो फीस जमा होती है वो बहुत, इस फलाफल यूनिवर्सिटी में ही 1 साल की फीस 16 लाख रुपए है, और एमडी करने जाएंगे तो 30 लाख रुपए तक की है। जो कम्युनिटी इतना पिछड़ी हुई है, अचानक से उसमें से सब डॉक्टर्स कैसे निकल रहे हैं इतने सारे? यानी कहीं से फॉरेन से, बाहर से कोई एक सिस्टम है जो फंडिंग कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस सेक्टर में जा सके। देखिए बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं कि पढ़े लिखे काम करें, लेकिन ऐसा काम करें देश के लिए, ये नहीं होना चाहिए। किसी के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन डॉक्टर बन के ये करेगा तो निश्चित तौर पर जो विश्वास है, ऐसे डॉक्टरों पे निश्चित तौर पर विश्वास उठेगा। अब 2 महिला डॉक्टर पकड़ी गई हैं जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग में से। उनका जो डिजिटल वॉलेट है, उन्हें टर्की से और इस्तांबुल से, यानी दोहा से इस्तांबुल से, इस्तांबुल टर्की है और दोहा कतर है, वहां से डिजिटल वॉलेट में 2023 और 24 में एक ठीक ठाक अमाउंट का पैसा आया है। और ये 2 महिला डॉक्टर ढाका मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आई हैं। मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूरोप की किसी कंट्री में जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि ठीक है वहां के एजुकेशन सिस्टम बेहतर होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, बहुत कुछ है। ढाका में पढ़ने जा रहे हैं, ईरान में से अभी कुछ छात्र निकाल के लाए गए थे, ईरान में पढ़ने जा रहे हैं, इराक में से निकाले जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, वहां से तो बेहतर ही एजुकेशन सिस्टम है हमारा, लेकिन ये लोग वहां पढ़ने जाते हैं और फिर वहां से जब वापस आते हैं तो किस तरह का कार्यक्रम है ये देखा जा सकता है। और ढाका के अंदर तो आईएसआई का वो गढ़ है जहां आसानी से इनको रेडिकलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले जाना वही फिशी है, और फिर वहां से आते हैं तो क्या गारंटी है? अब लोग कहते हैं कि आप हर एक पे शक नहीं कर सकते। भैया किसी पे इतना समय नहीं है कि हर एक का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगा, अच्छा ये ठीक है चलो इससे इलाज करा लेते हैं। भैया फिर शक सब पे ही होगा, क्योंकि एक आम आदमी के पास वो ना समय है ना रिसोर्स है कि वो एक एक को चेक करे, अच्छा मैं फला डॉक्टर के जाऊंगा कि अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा नहीं होगा। एक श्रीलंका में डॉक्टर पकड़ा गया था, हजारों महिलाओं को इनफर्टाइल कर दिया था कि बच्चा ना पैदा कर पाए, क्योंकि वो उसकी समाज से नहीं आती थी। तो आप किस पे विश्वास करेंगे? ये अंदर से उठना चाहिए, वो कम्युनिटी ही उसका विरोध करे, सामने लाए। वो करते नहीं है। वहां तो पत्रकार पहुंचते हैं उन लोगों के घर, वो कहते हैं अरे नहीं साहब बड़ा समझदार था, होशियार था, गलत इल्जाम लगा दिए गए। वो कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, एक इकोसिस्टम है उस तरीके से। उसके बाद ये बहुत, अब ये 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं, निश्चित तौर पर इनकी भी रिमांड ली जाएगी, इनसे भी बहुत कुछ खोला जाएगा। जैसे वो शाहीन थी, डॉक्टर शाहीन के बारे में बता दूं कि जो ये पूरा कार्यक्रम है ना, ये कि अमोनियम नाइट्रेट मिल गया, इतना मिल गया, उतना मिल गया, शाहीन फंडिंग कर रही थी इसकी, लगभग 40 लाख रुपए। इन 2 महिलाओं को भी पकड़ा गया है,
हो सकता है कि फंडिंग में इनका भी रोल हो, जो डिजिटल वॉलेट में पैसा आ रहा है। और जो ये सब कार्यक्रम चल रहा था ना, पिछले 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया जा रहा था। तो मेरा सवाल उन बुद्धिजीवियों से है, या कहें बुद्धूजीवियों से है, वो ब्रेन डेड लोगों से है, इन्हें 2 साल से ये इसलिए इकट्ठा कर रहे थे कि बिहार का इलेक्शन आएगा उससे पहले दिन बम फोड़ेंगे। यानी इन्हें 2 साल पहले पता था कि कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस बन जाएगा, मोदी हार रहा होगा, पहले दिन हम बम ब्लास्ट करेंगे और बिहार का इलेक्शन में हम इल्जाम लगा पाएंगे। उन्हें पहले से ही पता था 2 साल पहले कि भैया दिल्ली में पॉल्यूशन होगा, उससे ध्यान हटाने के लिए बम ब्लास्ट कराए जाएंगे। 2 साल से लगे हुए हैं, क्योंकि 3,000 किलो सामान इकट्ठा करना समय लगता है। यानी तभी से फंडिंग हो रही है, तभी से पैसा आ रहा है। और अब तो जो ये शाहीन मैडम है, जानकारी निकल के आ रही है कि जब ये छात्र जीवन में थी तब भी बहुत क्रांतिकारी महिला थी, तभी भी जो मुस्लिम पुरुष हैं उनसे हिंदू महिलाओं को कनेक्ट कराने का प्रयास करती थी। अब तो इस तरीके से जन्म कुंडली खोली जा चुकी है कि अब तो इनके प्री मेडिकल स्कूल के एडमिट कार्ड तक सामने आ गए हैं। और एक सरकारी इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाती थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, छोड़ छाड़ के चली गई, बताया भी नहीं 2013 में मैं आ रही, मैं कल से कॉलेज नहीं ज्वाइन करूंगी, नहीं पढ़ाऊंगी। और अचानक से ये प्रकट होती हैं इसी फलाफल यूनिवर्सिटी में से जुड़े हुए मुझे जो लोग हैं उनसे उनसे कनेक्टेड होकर। तो इस पूरे नेटवर्क को फलाफल यूनिवर्सिटी में जाकर कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। और ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना मुझे, ये आईएसआई, आसिम मुनीर और इनका तो ब्रेन चाइल्ड है ही, लेकिन जिस तरीके से इसमें टर्की इन्वॉल्व हो रहा है, दोहा इन्वॉल्व हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उस एंगल को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से फंडिंग आ रही है, क्या ये आईएसआई और मुस्लिम ब्रदरहुड का एक जॉइंट ऑपरेशन है क्या? वो जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है वो निश्चित तौर पर मुस्लिम ब्रदरहुड कहीं ना कहीं इसमें कनेक्टेड पाया जाएगा। अभी बता रहा हूं, बहुत लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एंगल निश्चित तौर पर एक्सप्लोर होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको शायद सबसे पहले देने का प्रयास कर रहा हूं, सबसे सही, जरूरी नहीं है पहले, लेकिन सबसे सही देने का प्रयास कर रहा हूं। और जो जो कह रहा हूं, लगभग 99.99% चीजें वही निकल कर आ रही हैं, उसी ट्रेजेक्टरी पे जा रही है। और ये मानकर चलिए जो दिल्ली में हुआ, मैं कोई डर नहीं है, लेकिन तैयार रहिए कि और कुछ करने की भी तैयारी है। क्योंकि अभी जो एक कार बरामद हुई है, अभी कहा जा रहा है कि ऐसी 3 कारें खरीदी गई थी, यानी 2 कार और हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। अगर 2 कार और है तो 2 कार को चलाने वाले भी लोग होंगे। यानी अभी ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए सरकार अभी कुछ बोलने से बच रही है। अभी ना इसे टेरर की संज्ञा दी गई है, टेरर अटैक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अभी वापस से कहूंगा ये बहुत ही बड़े स्तर पर चीजें की जा रही थी। अगर 2 साल से 3 साल से कोई चीजें करी जा रही हैं, यानी एक बड़े ग्रैंड स्केल पर करने का प्रयास था। खबर तो अब आ रही है कि शायद लाल किला, आरएसएस का ऑफिस, बहुत सारे लोग थे, हाई प्रोफाइल लोग टारगेट पर थे, लेकिन उससे पहले ही चीजों को संभाल लिया गया है। और अब प्रयास है वो 2 गाड़ियां भी ढूंढी जाएं। और उसके अलावा जो ये गाड़ी है जो दिल्ली ब्लास्ट में शामिल हुई है, जो चांदनी चौक पे खड़ी थी, इससे पहले कनॉट प्लेस भी गई थी, मयूर विहार भी गई थी। इसका मतलब दिल्ली में एक बड़ा राउंड इसने मारा है। उसके बाद ये सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे खड़ी होती है। मुझे लग रहा है सुनहरी मस्जिद वालों को भी थोड़ा सा उनसे मजबूती से पूछताछ करनी चाहिए। और उसके बाद जाकर ये वहां खड़ी होती है और ब्लास्ट हो जाता है। यानी कि जो पिक्चर अभी दिखाई दे रही है टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे बहुत कुछ है। और उसी पे जो एक तरीके से कह सकता हूं जो प्रशासन है वो काम कर रहा है। और आज ही महाराष्ट्र एटीएस ने भी एक इमाम इब्राहिम अबीदी नाम का एक व्यक्ति पकड़ा है, उसके रेजिडेंस पे छापा मारा है। वो भी पुणे का जो अलकायदा का केस है उससे इन्वॉल्व है। यानी कि मल्टीपल लेवल पर रेड्स चल रही हैं। 2 महिलाएं ये आज पकड़ी हैं। और डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप जिहाद जो ये नया तब्दील होकर निकल के आया है, और इसका क्या कतर कनेक्शन है, इसका क्या आपका ढाका कनेक्शन है, टर्की कनेक्शन है, ये साफ नजर आ रहा है। देखिए पाकिस्तान की डेस्परेशन है, जो लंबा प्रोसेस चल रहा है ना आसिम मुनीर का। मैं आसिम मुनीर का इसलिए कहूंगा क्योंकि वो डिसीवर है। वो इन्हीं चीजों के लिए अपने आप को उसने पूरी जिंदगी प्रोग्राम किया, क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान की आज वो स्थिति है कि भैया उसे कुछ ना कुछ ऐसा एक्सटर्नली अपने देश को चूर्ण देना पड़ेगा कि अंदर जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, भूखमरी है, रोज ब्लास्ट होते हैं,
रोज सैनिक मर रहे हैं, तो कुछ तो एक्सटर्नली ऐसा देना है, इसलिए वो भारत में कुछ ऐसा चाहता है कि भारत उसके ऊपर हमला करे। वो चाहता है, देखिए हर भारतीय तो चाहता ही है, वो खुद भी चाहता है, तभी जाकर उसकी जान बचेगी और उसकी जो कुर्सी है वो मजबूती से टिकी रहेगी। और कल ही आपको कहा था जो इस्लामाबाद है में ब्लास्ट हुआ है, 12 लोग मरे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, तो वो जो ब्लास्ट हुआ है वो ऐसे किसी i20 गाड़ी में, किसी डाले में, किसी ऐसे में नहीं हुआ है, पुलिस की जो वैन है उसके अंदर हुआ है। वहां भी कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा था क्या? वहां पर भी कोई इधर उधर ले जा रहा था क्या? नहीं, पुलिस की गाड़ी में बाकायदा ये ब्लास्ट किया गया है। जब फुटेज देखेंगे तो पास से एक वकील निकलता है, वो फट जाता है, तो वो सब कार्यक्रम है। इसका मतलब वो इंटेंशनली वहां प्लांट किया गया था, खुद की ही एजेंसियों के द्वारा। तो जो जो घटनाक्रम हो रहे हैं, अगर आप उन्हें एक पिरोएंगे एक कड़ी में, तो समझ आएगा कि जो मोदी है, जो एजेंसीज हैं, जो भी इन्वॉल्व है, डोवाल से लेकर सामंत गोयल से लेकर जो भी है, अपने काम को जिस तरीके से कर रहे हैं, किस बड़ी एक त्रासदी से बचाने का प्रयास है और लगातार लगे हुए हैं, और किस बड़े स्केल पर डेस्परेशन में पाकिस्तान हो या उसके पीछे लगी वेस्टर्न पावर्स हो, वो चाहती हैं कि किसी तरीके से मोदी का काम ना खराब कर सके, इस सरकार का नाम खराब कर दे, या ऐसी कम्युनल टेंशन खड़ी हो जाए। जब इतने मल्टीपल, खबर है कि मल्टीपल ब्लास्ट का ऑप्शन था, मतलब तैयारी की जा रही थी, कुछ ऐसा हो तो देश में कोई कम्युनल टेंशन खड़ी हो जाए, दो कम्युनिटीज आमने सामने आ जाए, यही हो जाए, कुछ तो हो, वो करने का प्रयास है। लेकिन जिस तरीके से लोग लगे हैं, तो बहुत बड़ी इवेंचुअलिटी से बचाया है निश्चित तौर पर, लेकिन आगे भी तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रूप से हो या इस तरीके से फिजिकल रूप में हो, हर जगह प्रयास किया जाएगा इस देश को, इस सरकार को, यहां के आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। और अभी तो पुतिन आने वाला है, बेंजामिन नेतन्याहू आने वाला है, तो और करने का प्रयास है। लेकिन जिस तरीके से सिरा पकड़ा है अब की बार मजबूती से, और अभी क्या है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग होनी है वियना में 12 तारीख से 17 तारीख तक। तो भारत की रेड लाइन किस तरीके से स्ट्रांग है, मैं जिक्र करना चाहूंगा। इंडस वाटर टीटी पे वहां पर बैठक है, भारत ने साफ मना कर दिया, हम नहीं आ रहे, हमने एबियंस में डाल दिया, हमारा पानी है, हम ना दे रहे हैं, हम ना आ रहे हैं, जो होता है कर लीजिए। आपको लगता है कि आपकी मीटिंग होगी और उससे पहले आप ये कार्यक्रम हमारे यहां करेंगे और भारत आपको पानी भी देगा? ये तो कम से कम भैया सरकार चाहकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो उतनी आगे निकल चुकी है। चाहकर भी कोई ब्यूरोक्रेट कहेगा नहीं मोदी जी अमन की आशा है, ये है और वो है, अब कुछ नहीं होगा, समय बहुत आगे निकल चुका है। खैर, इन चीजों पे और जो जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।